Hello students, in this audio video class I am going to explain you some of the accounting terminologies. Means in every field, up to class 10 you have read history, geography, physics, chemistry, biology, mathematics, and in mathematics there is trigonometry, coordinate geometry, mensuration, arithmetic, algebra, geometry. All have some kind of their own terminology. कुछ अपने अपने शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है. In the same way, accountancy also has its own terms, words. Those are used in accounting field only. So let us go discuss some of them in 10 to 15 minutes audio video. Business transactions. First of all, let me discuss what a transaction is. A transaction means any exchange that is done with economic activity point of view and can be expressed in terms of money, and due to those exchange, those transactions, those give and take, uh, there is an impact on your assets, liabilities, income, expenses, etc. That is a transaction. So a business transaction is a transaction that is related to your own business, to your business, that your business does with rest of the world, and even with different parts of uh, different parts of the business. Every transaction of a business which every transaction of a business is oh huh every transaction of a business which deals in buying and selling of goods in exchange of money is called a business transaction. हाँ, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो गुड्स और सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग का काम किया जाता है, इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट. हाँ, उसका असर पड़ना चाहिए आपके एसेट्स, आपके लाइबिलिटीज़, आपके कैपिटल, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके इनकम पर, तभी वो ट्रांजेक्शन्स है. इफ़ इट डज नॉट कास्ट एनी इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ एनी वन ऑफ दीज, then it is not a transaction. If it has not a relation with your business, then that is not a transaction for your business. Even if one asset is increasing and other asset is decreasing due to some exchange, then it is a business transaction. There are two main types of transaction: monetary transactions and non-monetary transactions. What are monetary transactions? The transactions which involve an exchange of money or money's worth डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. कोई भी ट्रांजेक्शन्स जिसमें पैसे या पैसे के में हिसाब करके लेन देन होता है, चाहे पेमेंट अभी हो या बाद में हो, उसको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं. ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको पैसे में हिसाब किताब कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है. मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स भी दो तरह के होते हैं: कैश ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. व्हाट आर कैश ट्रांजेक्शन्स? कैश ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स वेयर द पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ द कैश ऑकर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन्स ओनली. जब हम किसी व्यक्ति से स्पॉट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे मैं कहीं परचेस करने गया या कोई चीज़ सेल करने गया, तो तुरंत ऑन द स्पॉट बातचीत हो गई, ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो गए, डील फाइनल हो गई. हमने अगर सामान उनको दिया तो तुरंत उन्होंने पैसा मेरे को कैश दिया. कैश देने का मतलब ये नहीं कि हाथ में ही कैश. अभी के समय में अगर वो आपको चेक से पेमेंट कर दिए, अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, क्या कहते हैं, भीम ऐप के थ्रू से पे कर दिए, पेटीएम से पे कर दिए, या कोई बैंक का ऐप है उससे पे कर दिए, तो वो कैश ट्रांजेक्शन्स माना जाएगा. अगर पेमेंट उसी समय नहीं किए, अगले दिन करेंगे, अगले बाद में करेंगे, तब फिर वो देन दैट ट्रांजेक्शन बिकम्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यहाँ लिखा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स वेयर द पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश टेक्स प्लेस आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. या अब मैं आपसे 50,000 रुपीज़ का गुड्स लूँगा,
लेकिन सिर्फ गुड्स ले लिया, आप मेरे को डिलीवरी दे दिए, बट पेमेंट आपको 15 डेज़ बाद दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, 7 दिन बाद दूंगा या 60 डेज़ बाद दूंगा, देन इट बिकम्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. जहाँ पेमेंट बाद में होगा बट गुड्स या सर्विसेज पहले ही दे दिया गया, तो देन इट बिकम्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. So only monetary transactions are recorded in the books of account, and in monetary transactions there are cash transactions and there are credit transactions. What are non-monetary transactions? The transactions carried out without the involvement of money or money's worth, जिसका बिना पैसे या बिना पैसे में कन्वर्ट किए हुए हिसाब किताब हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. दीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, इसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता है. बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम इज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें लोग आपस में एक्सचेंज, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, ऐसा जब करते हो, गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स फॉर सर्विसेज, सर्विसेज फॉर सर्विसेज, देन दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम. वस्तु विनिमय प्रणाली इसका शायद हिंदी नाम है. एंट्री. एंट्री को हिंदी में कहते हैं लेखा, माने कहीं पे एंट्री कर देना, रिकॉर्ड कर देना. एंट्री इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. टू पास एन एंट्री means to record a transaction in a proper form by using the correct technique in the books of accounts. मतलब जब आप अकाउंटेंसी सीख लोगे, आप समझ लोगे कि ट्रांजेक्शन्स क्या है, ट्रांजेक्शन्स के अंदर कौन कौन अकाउंट है, उस अकाउंट्स को कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ जैसे सीख लोगे आप, तो आप हर ट्रांजेक्शन्स में देखोगे जर्नल पास करोगे. तो ये जो जर्नल में एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे ये जो एंट्रीज ऐसी पास करना शुरू करोगे, ये हो गया एंट्री. एंट्री मतलब जब जैसे मैं जर्नल की बात की, उसी तरह से कैश बुक बनते हैं, तो कैश बुक में एंट्री करने का एक अलग तरीका होता है. हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहाँ एंट्री करने का, यानी जो बुक बना रहे, जो सेट ऑफ अकाउंट्स बना रहे, वहाँ उसके रूल्स के हिसाब से प्रॉपर वे में डेबिट और क्रेडिट करना, या एसेट और लायबिलिटी में दिखलाना, या इनकम या एक्सपेंडिचर्स में दिखा देना, दैट इज़ कॉल्ड एंट्री. नरेशन. अब नरेशन को हिंदी में कहते हैं स्पष्टीकरण. व्हेन यू पास अ जर्नल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह से जब आप एंट्री करना शुरू करोगे जर्नल में, तो वो जो एंट्री कर रहे हो वो तो आप समझ रहे हो, जो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है वो समझेगा कि मैंने ये क्या लिखा, कौन अकाउंट प्लस हुआ, कौन अकाउंट माइनस हुआ. बट एक जो जनरल जो बिज़नेस का ओनर है या बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, तो उसको समझाने के लिए उस ट्रांजेक्शन्स के एंट्री के नीचे में एक छोटे से शॉर्ट में लिखा हुआ बीइंग या फॉर से स्टार्ट करके कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, जो पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज़ के बारे में है. तो दैट इज़ कॉल्ड नरेशन. Goods. Goods are commodities or articles bought or sold by a business. Sorry. So we were explaining, I have been explaining you goods. Goods means anything that is being sold with economic point of view. जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को सेल करते हैं, हम जिस चीज़ में डील करते हैं, दैट इज़ गुड्स. मतलब अगर आप एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन बना के बेचते हो, तो देन दैट इज़ योर गुड्स. इफ़ यू आर आप अगर ग्रॉसरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो दैट इज़ योर गुड्स. अगर आप बुक्स परचेस करते हो, बुक्स, कॉपीज़, एक्सरसाइज बुक्स, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, उसको बेचते रहते हो, देन दैट इज़ योर गुड्स. तो जो जिस चीज़ का बिजनेस करेगा वो उसके लिए गुड्स है. कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदता है, बेचता है, या बनाता बेचता है, तो दैट इज़ गुड्स फॉर देम. तो गुड्स का मतलब समझ गए. अगर मैं अपने घर के लिए इन्वर्टर परचेज़ किया और यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ सालों बाद पुराना होने के कारण मैं उसको बेच दिया, दैट इज़ नॉट गुड्स फॉर मी. दैट इज़ माई ड्यूरेबल गुड्स. टिकाऊ ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो मेरे घर में टिकेगा, चलेगा, वो मेरे लिए प्रॉपर्टी हो गया, वेल्थ हो गया. बट अगर मैं इन्वर्टर बिजनेस कर रहा हूँ कि इन्वर्टर बार बार खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसी से मैं अपना अर्निंग कर रहा हूँ, देन इन्वर्टर इज़ गुड्स फॉर मी. प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट is the difference between income and expenses. That is, if income is more than expenditures, then the surplus is known as profit. Loss. The excess of expenditure over income is loss. If
sum total of your expenditure of any particular is more than the income of that year, the difference is called loss. Gross profit. Gross profit is the difference between the some difference between the direct income and direct expenditures. यानी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स के बीच के डिफरेंस को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. इसका एक और यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल्स मीन्स direct income. Net sales means direct income, and cost of goods sold means direct expenditures. So gross profit is the difference between the direct income and direct expenditure. Now the next point is net sales is equal to cash sale plus credit sale minus sales return. Here formula is given, and gross profit is net sales minus cost of goods sold. Even cost of goods sold has a formula: opening stock plus purchases. Purchases means cash purchase plus credit purchases plus import plus carriage and freight inward plus other direct expenses minus purchase return minus closing stock. Then we get cost of goods sold. Operating profit. The difference between gross operating income and operating cost. Difference between operating income and operating cost is your operating profit. Mathematically, operating profit is equal to gross profit minus operating cost. Operating expense. The excess of gross profit over operating expenses is known as operating profit. Operating means your main business income and main business expenses. In this operating income, only net sales proceeds are taken, which is your direct income, main income, and operating expenses taken direct expenditures, office expenses, administrative expenses, selling expenses, distribution expenses are taken. No financial expenses or investment expenses are taken here. So operating profit is the difference between operating income and operating cost. Operating cost is equal to operating cost of goods sold plus operating expenses. Non-operating profit. Non-operating profit is the difference between the non-operating income and non-operating expense. What is non-operating income? If you are running a business and in which there are some other incomes, those are not related to your business. So the income that you earn from your not from your main business, but other incomes like interest on investment, profit on sale of assets, the sum total of all other income, which is not your direct income, not your main income, that income is called non-operating income. And in the same way, other expenses other than direct expenses, office expenses, administrative expenses, selling expenses, distribution expenses, other than these expenses like financial expenses, investment expenses, all those expenses are known as non-operating expenses. So the difference between non-operating income and non-operating expense is non-operating profit. Normal gain. When goods are manufactured, they pass from various processes. Every process has a defined output. Output of one process becomes input of another process. If the why this is happening, why this technical problem is arising. Okay, normal gain means when a goods is produced and in different processes the goods are produced, then when goods pass from one process to another process, some kind of stock may increase or sometimes or quantity may increase or decrease. So this usual course in which the quantity increases, that is called normal gain. Means you have your expectation is of 100 units but it is becoming 102 units. So that is called normal gain. This is usual. Normal gain is when the actual output is equal to the expected output. It happens under normal circumstances and does not affect the cost of production. It is not recorded actually. Abnormal gain during the production process, when the goods are transferred from one process to another,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द क्वांटिटी में इंक्रीज टू मच मोर देन, हाँ व्हाट माने जो एक्सपेक्टेशंस है कि 1-2 पीस से ज़्यादा अगर होगा, यानी सोचा गया था कि 102 होगा 100 के बदले, तो 102 नहीं 110 हो गए, तो वो जो सोचे थे उससे अगर ज़्यादा अगर आउटपुट बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है एबनॉर्मल गेन। इसका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में किया जाता है। ज़्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स में आते हैं। H, income. What is income? The regular source of income, the regular source of revenue, regular sale proceeds. If you are a banking concern, your regular source of income is bank charges and incomes, and that is your income, interest. If you are a hospital, your regular source of revenue is bed charges, operation charges, fooding charges, etc., medicine charges. So different economic organizations have some different kinds of regular source of revenue. That regular source of revenue is termed as income. For LIC agent, the regular source of income is commission. So what is income? We know. Here I am elaborating you expenses. What are expenses? So the regular, like you have some regular source of revenue, you have some regular source of expenses. You have to spend something, sacrifice something every now and then you get to run your business, to carry on your activity. Those regular sacrifices on daily, weekly, monthly or yearly basis, in terms of salary, wages, rent, electric charges, telephone charges, tea and tiffin expenses, transportation charges, traveling expenses, advertisement expenses, etc., are expenses. So I have discussed here up to income, and I have given additional information about expenses. Later on I will discuss assets, liabilities and net worth. Thank you.